नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अब से एक ईवीएस की वीडियो सीरीज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए और ऐसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर ईवीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हों। उन सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें। अगर आपको ये चैनल पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करेंगे वीडियो सीरीज पर्यावरण की। किस चीज़ की? पर्यावरण यानी ईवीएस की। तो सबसे पहले यही चीज़ है कि ये जो ईवीएस का शब्द है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो इन्वायरमेंट शब्द, पहली बात तो ये फ्रेंच भाषा के इन्वार्नर से लिया गया। ठीक, और इसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार कि इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। किस शब्द से लिया गया? इन्वार्नर से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना। ठीक है दोस्तों, अब पर्यावरण कहते किसे? वैसे नॉर्मली तो आप जानते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक ना, जैसे जैविक अजैविक जो भी घटक होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या इसकी परिभाषा देता है? तो यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। ठीक ना, इसके अनुसार पर्यावरण की डेफिनेशन क्या है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं हैं तथा उनके मध्य अंतःक्रिया को सम्मिलित करता, यानी एक दूसरे का इम्पैक्ट यानी प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ता है, इन सब चीज़ों को सम्मिलित करके पर्यावरण बनता है। तो ये परिभाषा याद रखिएगा। ठीक ना, और एक क्वेश्चन और कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वो आया था 1986 में आया था दोस्तों। ठीक ना, कुछ और बातें जानते हैं पर्यावरण के बारे में। देखिए, पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक, अनैतिक लिख गया है, अजैविक मिस प्रिंटिंग हो गई है, अजैविक अवयवों का मिश्रण है। जैविक और अजैविक, आगे चल के समझेंगे क्या जैविक है, कौन सी चीज़ें अजैविक होते हैं। ठीक ना, और सबसे खास बात कि पर्यावरण के जो विभिन्न अवयव हैं एक दूसरे से जुड़े हुए एवं परस्पर आश्रित होते हैं, जिसे अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं? पर्यावरण के कितने घटक हैं? तो समझिएगा कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं। कितने प्रमुख घटक हैं? 3 प्रमुख घटक हैं पर्यावरण के। ठीक, जैसे पहला है भौतिक या अजैविक घटक। अभी जो है ना अजैविक, इसी को भौतिक भी कहते हैं, भौतिक या अजैविक घटक। इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है स्थल को, वायु को, जल को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हुआ? तो पहला घटक क्या है? भौतिक या अजैविक घटक। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों जैविक घटक। कौन सा घटक? जैविक घटक है दूसरा। देखिए, जैविक घटक में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पादप आएगा, यानी कि पेड़ पौधे, और जंतु, मनुष्य और जंतु तो एक ही मान के चलिए, और सूक्ष्म जीव आएंगे। ठीक ना, ये 3 चीजें यहां पर भी याद रखिए कि जैविक घटक में कौन कौन आ रहे हैं? पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। और तीसरा जो घटक होता है वो है ऊर्जा घटक, ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक में कौन आता है? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, प्रकाश और तापमान, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अजैविक घटक या भौतिक पर्यावरण में, पर्यावरण लिखिए या घटक लिखिए, समझिएगा चीजें एक ही हैं। अजैविक घटक में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, कौन कौन से प्रकार के पर्यावरण आते हैं? जिसको पहला है स्थल मंडलीय पर्यावरण, दूसरा है वायुमंडलीय पर्यावरण, तीसरा है जल मंडलीय पर्यावरण। स्थल मंडलीय पर्यावरण का मतलब मृदा संगठक होगा, और वायुमंडलीय में वायु संगठक, और जल मंडलीय में जल संगठक। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में
जान लेते हैं, जिसको हमने नोट पॉइंट में मेंशन किया है। देखिए, ये जो तीनों घटक हैं, ये जो तीनों भौतिक संगठक हैं, ये पारतंत्र के उपतंत्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? उपतंत्र कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं? वनस्पति पर्यावरण आता है और जंतु पर्यावरण आता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। हाँ, नोट पॉइंट में देखिए, अब जो वायुमंडलीय पर्यावरण संबंधित चीजें हैं उसको हम लोग नोट पॉइंट में मेंशन करके चलते हैं। देखिए, वायुमंडल की संरचना के भाग, वायुमंडल कैसे बना है, उसमें जो क्षोभ मंडल है, यानी सबसे नीचे वाला हिस्सा क्षोभ मंडल और उसके ऊपर वाला समताप मंडल, ये पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए, जीव जंतु पृथ्वी तल पे रहते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर कौन सा मंडल है? समताप मंडल। ये दोनों मंडल पर्यावरण को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक समझिएगा। दूसरा जो था हमारा वायुमंडलीय जलमंडलीय पर्यावरण। जलमंडलीय पर्यावरण में कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे जल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ कौन सा है, तो आंसर होता है दोस्तों जल। ठीक ना। और स्थल मंडलीय पर्यावरण यानी मृदा पर्यावरण में, मृदा वाले हिस्से में हमें क्या जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मृदा जो है भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत, जो भूपर्पटी बनी है इसकी सबसे ऊपरी परत, जो इसे हम मृदा कहते हैं, मिट्टी समझते हैं। ठीक ना। चलिए अब आ जाते हैं जैविक संगठक में। जैविक संगठक के कितने उपतंत्र हैं, तो जैविक संगठक के 3 उपतंत्र होते हैं। कौन कौन? पहले बता दिया गया, पादप, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव। पादप पहला, जीव जंतु दूसरा, और सूक्ष्म जीव तीसरा। जीव जंतु में मनुष्य भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करके अब इन चीज़ों के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्रुशियल पॉइंट्स हैं हमारे, उसको लिख लेंगे। देखिए, पादप जो है वो जैविक संगठकों के, जो पादप होते हैं, पादप यानी पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो जैविक संगठकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि भाई ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और स्वयं बनाते हैं इस वजह से इनको क्या कहते हैं? स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स कहे जाते हैं। और बाकी जो आते हैं जीव जंतु, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक ना। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पादप, उन्हें उत्पादक कहते हैं, और जो पादप पर निर्भर होते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब जंतुओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिएगा। जंतु जो होते हैं यानी जीव जंतु जो होते हैं, स्वपोषित भी हो सकते हैं, परपोषित होते हैं, लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर जंतु जो होते हैं वो परपोषित होते हैं। ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसे छोटे चीज़ें जैसे साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की उपस्थिति में, तथा दूसरा जो है इक्लोरेटिका। इक्लोरेटिका क्या है? एक तरह का समुद्री घोंघा है जो शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक ना। तो याद रखिएगा। पर स्वपोषित जीव कौन कौन से हैं? अगर पूछ लिया जाए कि स्वपोषित जीव कौन कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वपोषित जीव हैं आपके साइनोबैक्टीरिया और इक्लोरेटिका या समुद्री घोंघा, दो ही हैं। साइनोबैक्टीरिया कहिए या फिर इक्लोरेटिका कहिए, ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया एक हो गया और इक्लोरेटिका और समुद्री घोंघा दोनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सीरीज में हम लोग अगले क्रम में देख रहे हैं जंतु को अगर हम प्रकार में डिवाइड करें तो ये बहुत कॉमन सी बात है, सबको पता है। जंतु मृत जीवी होते हैं, ऐसे जंतु जो डिकम्पोज मृत शरीरों पर निर्भर करते हैं। जो जंतु मृत पौधे तथा जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। और दूसरा है परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी। हाँ, तीसरा है भाई, आता है बार बार परीक्षा में, प्राणी समभोजी क्या होते हैं? प्राणी समभोजी, तो हम लिखे वे जंतु जो अपना भोजन अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, अपना भोजन अपने मुख यानी मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी
जो सभी बड़े जंतु हैं इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे हाथी, गाय, बैल, ऊंट, ये सब क्या है, प्राणी समभोजी होते हैं। और जो एक अन्य हिस्सा है जैविक संगठक का, वो सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीवों के बारे में बस थोड़ा सा पॉइंट जानिएगा। सूक्ष्मजीवों को वियोजक यानी डीकम्पोजर या अपघटक भी कहते हैं। तो ईवीएस के सेक्शन में दोस्तों जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, वो सारा का सारा हम लोग वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊर्जा संगठक पे। ऊर्जा संगठक, ऊर्जा संगठक का मतलब होता है सौर प्रकाश, सौर विकिरण, प्रकाश और तापमान। इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा संगठक कहते हैं। ऊर्जा संगठक में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं जरा समझिएगा। जैसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। और जो सूर्य होता है दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, बंडलों के रूप में चलती है। इन छोटे छोटे पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान, या इसी को गामा फोटान, कहीं कहीं पे इसको गामा फोटान भी कहा जाता है। ठीक ना। और सूर्य से जो ऊर्जा आती है, वो पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं सूर्यातप। क्या बोलते हैं, सूर्यातप, या उसी का दूसरा नाम सौर विकिरण भी उसको कहते हैं, सूर्यातप या सौर विकिरण। ठीक ना। हाँ, और देखिएगा, क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाला कुल सौर विकिरण, जैसे मान लीजिए क्षैतिज सतह पर, पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर जो सूर्य विकिरण पहुंच रहा है, सूर्यातप पहुंच रहा है, उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय विकिरण कहा जाता है। भूमंडलीय विकिरण कहा जाता है। अब समझिएगा अंतर, यहाँ पे समझिएगा सौर विकिरण क्या होता है और भूमंडलीय विकिरण क्या होता है, उसके बारे में समझिएगा। सूर्यातप जो है, जो पृथ्वी की सतह पर सूर्य का भाग पहुंच रहा है, उसे कहते हैं सूर्यातप या सौर विकिरण। और पृथ्वी की पूरी क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले कुल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अंतिम स्रोत का मतलब है कि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा पर टिके हुए हैं। ठीक ना। सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत माना जाता है। सूर्य से अनेक प्रकार की प्रकाश किरणें निकलती हैं, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे जो दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश जो आता है, दिखाई देने वाला प्रकाश जो आता है, एक्चुअल में प्रकाश दिखाई नहीं देता है, जिसका आप अनुभव करते हैं, देखने में जो प्रकाश सहायता प्रदान करता है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 400 से 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 10⁻⁻9 मीटर। ठीक ना। और जो दृश्य प्रकाश है उसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, इसको पार शार्ट में क्या कहते हैं, पार। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है PAR, पार की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो आंसर होगा 400 से 700 नैनोमीटर होती है। 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ठीक ना। और इसके बाद जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है 100 से 400 नैनोमीटर। 100 से 400 नैनोमीटर। और अब पराबैंगनी विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। पराबैंगनी विकिरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट A, UVA, UVB तथा UVC। UVA, UVB और UVC। देखो, इसको थोड़ा सा रिवर्स क्रम में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ से नैनोमीटर के हिसाब से हम लिखें। जैसे UVC की जो तरंग दैर्घ्य होती है 100 से 280 नैनोमीटर। UVB की जो तरंग दैर्घ्य होती है 280 से 320 मीटर। और UVA की जो तरंग दैर्घ्य होती है 320 से 400 नैनोमीटर होती है। ठीक ना। अब इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही पहुंचाएगी। तो अल्ट्रावायलेट C जो होती है वो सबसे घातक होती है, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट B होती है। एक बार टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि UVA, UVC और UVB में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, तो आंसर होता है दोस्तों UVC का जो विकिरण होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक यानी घातक होता है। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आई।
आगे चलते हैं, समझिएगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान घटता जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ने पर तापमान घटता जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों तापमान प्रवणता ह्रास दर, ह्रास नहीं ह्रास दर कहलाती है। और औसतन 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। 6.5 डिग्री तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। उसके बाद आगे एक पॉइंट देख लीजिएगा कि जो अजैविक और जैविक घटक जो होते हैं इनको मिला के क्या बनता है? बायोम बनता है। अजैविक और जैविक घटकों को मिलाने से बायोम बनता है, बायोम की रचना होती है। जैसे बायोम में मान लीजिए टुंड्रा बायोम, कौन सा बायोम है? टुंड्रा बायोम। इस तरह से अनेक उष्णकटिबंधीय बायोम, ऐसे आता है ना, टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, उष्ण कटिबंधीय बायोम, ये सब इनकी रचना कैसे होती है? अजैविक और जैविक पर्यावरण के मिलने से इनकी रचना होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो सीरीज में कवर किया जाएगा। तो पर्यावरण से संबंधित जो बातें हैं ये पहला वीडियो था, इसमें इतना ही कवर किया जाएगा। इसके बाद का जो वीडियो आएगा बाकी बची हुई चीज़ों को हम लोग पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को कवर करने वाले हैं। लगभग मान के चलिए 50 वीडियो सीरीज की ये श्रृंखला होने वाली है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होने वाला है। ठीक ना, तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।